सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और इलेक्शन की डेट का ऐलान हो चुका है। तमाम ही सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ैसला सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो DROs और ROs की तैयारियां थी उनको फ़िलहाल रोका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए अगले इलेक्शन का इनेकाद करवाया जा रहा है, तो इस पर उन्हें एतराज़ है। हालांकि 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद कामयाबी हासिल की थी तो उसमें भी DROs और ROs के फ़राइज़ ये ब्यूरोक्रेसी अंजाम दे चुकी है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त कामयाबी हासिल की थी और बड़ी तादाद में सीटें हासिल की थी, तो उस वक्त उन्हें इस पूरी सिचुएशन पर एतराज़ नहीं हुआ था। अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया गया है कि वो इलेक्शन में ताख़ीर चाहते हैं, वो इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं। बज़ाहिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात इस वक्त देख रहे हैं TV पर, मीडिया टॉक्स में, तो वो इलेक्शन को बर वक्त इनेकाद पर बार बार जोर देते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनकी जानिब से फौरी तौर पर इसलिए करवाए गए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकें, बल्ले का निशान उन्हें अलॉट हो सके। लेकिन अब इस दरख्वास्त के बाद क्या इलेक्शन के मामले पर कुछ शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कह दिया गया था कि 8 फरवरी ही वो तारीख होगी कि जिस पर इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाएगा और इसमें डिले किसी सूरत भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अब सियासी जमातों को क्यों शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और क्या वाकई कुछ सियासी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाए, और अगर हो जाए तो फिर कब तक और फिर उस वक्त तक ये निगरान हुकूमत चलती रहे। किस मामले की तरफ ये आगे बढ़कर इस वक्त ये मामला जा रहा है और ओवरऑल क्या आगे पॉलिटिकल सिचुएशन बनने जा रही है। इसी में हाफिज़ हुसैन अहमद साहब JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, में ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ हुसैन साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त ये दरख्वास्त की गई और उस पर फौरी तौर पर एक्शन भी हुआ और इलेक्शन कमीशन को रोका गया कि DROs और ROs की जो ट्रेनिंग हो रही है अभी उसको आप रोक दें। अब ये ट्रेनिंग होना ये बज़ाहिर एक रूटीन की आपको कार्रवाई लग रही है, कुछ दिन में मामला सेटल हो जाएगा या फिर ये कुछ बड़ा हो सकता है आगे जाके, इलेक्शन की डेट भी आगे पीछे हो सकती है, क्या लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक इंतखाबात के आईनी होने का ताल्लुक है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के डिज़ाल्व होने के बाद, हुकूमतें ख़त्म करने के बाद, तो 60 दिन की आईनी मुद्दत थी जिसे हम बड़े आसानी से अबूर कर गए। और उसके बाद फिर 90 दिन के हवाले से जो कौमी असम्बली का था वो भी काफ़ी पीछे हट गया है। और मैं समझता हूँ कि अब जो 8 फरवरी का खुदा करके जिस अंदाज में इंतखाबात के लिए तारीख हुई है और उसका अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सका है, और इस किस्म के जो रुकावटें सामने लाई जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम हवालों से यकीनन इंतखाबात इस वक्त मुल्क के इक़्तिसादी और माशी और इस वक्त जो सूरत हाल है बैनुल-अक़वामी, उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस हवाले से, तो यकीनन बदकिस्मती ये है कि जब इंतज़ामिया के बजाय अदलिया से लोग लिए जाते रहे तब भी लोगों ने एतराज़ किया। और इसी हवाले से एक वक़्त था कि 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक़्त भी होना तो ये चाहिए था कि जिन जिन हवालों से इंतखाबात में मामलात के हवालों से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर कानून साज़ी की जाए। और अगर उसके बाद नहीं था तो फिर 15-16 माह के हवाले से जो हुकूमत थी इत्तेहादी, उसमें तकरीबन तमाम जमातें थी, दीगर क़वानीन पे तो इन्होंने सैर हासिल अंदाज में कानून साज़ी की गई, लेकिन इस पर इस तरह अंदाज में फ़ैसला नहीं किया गया। तो अब बैन वक्त पर आपने देखा कि दरमियान में जो है वो मरदमशुमारी जन मरदमशुमारी कहते हैं वो शुरू हुआ, और जन मरदमशुमारी के बाद जो है वो एक दफ़ा फिर हलकों के हवाले से बात हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस जानिब से भी हो इस वक्त वो काबिल मुज़म्मत है, और इस वक्त चाहिए कि इंतखाबात का जो एक तारीख़ मुकर्रर की गई है
और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा है उस पे अमल किया जाए और शेड्यूल जारी किया जाए। और अभी चंद दिन शेड्यूल जारी होने के बाद भी ये मामलात को निपटाया जा सकता है अदालत के हुक्म के हवाले से। लेकिन एक तरफ हाई कोर्ट का फैसला है जो सामने आया है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब देखिए कि किस पे अमल दरामद किया जाता है। ठीक है, तो हाफिज़ साहब मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो 17 पिटीशंस अभी इलेक्शन कमीशन में भी दायर हुई थी, वो फिर ये कौन लोग हैं जो ये इस तरह की पिटीशंस दायर कर रहे हैं जो मुख्तलिफ वजूहात पर इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। लेकिन पहले ज़रा मुजाहिद बरेलवी साहब से इस पर मैं कमेंट ले लूँ। तो बरेलवी साहब, ये इलेक्शन कमीशन में भी लोगों ने अप्लाई किया और दरख्वास्तें दी और कुछ 17 के करीब दरख्वास्तें थी जिसमें मुख्तलिफ वजूहात थी इलेक्शन के इल्तवा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी ये चाहती है कि आप ये ROs और DROs के ज़रिए ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको ना इस्तेमाल किया जाए, तो फिर किसको इस्तेमाल करें? फिर ये इलेक्शन का इनेकाद कैसे मुमकिन हो कि तमाम सियासी जमातें मुतमईन हो जाएं? ऐसा मुमकिन है? आपने जो दूसरी बात कही ना, वही बुनियादी बात है। और एक हफ्ते पहले हमने सवाल उठाया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि आप चैनलों की पट्टियां भी नहीं चला सकते कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आप बीबीओ से जरूर कह सकते हैं आप। तो जब सुप्रीम कोर्ट का इतना फैसला आ गया था तो फिर इलेक्शन कमीशन ने 17 दरख्वास्तें मुख्तलिफ हवालदारों, पता नहीं कौन हवालदारों, तहसीलदारों या नामालूम लापता लोगों की क्यों एक्सेप्ट की। इलेक्शन से 9 तारीख को गालिबन एक हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रोकने की 17 दरख्वास्तें क्यों कबूल की? ये तो सवाल कोई करे। ये तौहीन अदालत करा या नहीं इलेक्शन कमीशन ने? आप अब आप और कीजिए ना, अभी जो कल मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। अब आप ये वाला जो आया कि जब इलेक्शन कमीशन ही तयन करेगा इलेक्शन की डेट की भी और तमाम इंतखाबी अमले की, तो एक लाहौर हाई कोर्ट एक फैसला कह रहा है कि जी हमने मुअत्तल कर दिया, कल पेशावर कोर्ट उसको बहाल कर देगा। क्या मदा कर दिया, कर क्या रही है, कौन इनसे करवा रहा है? सॉरी टू से हमने माजी में बेशुमार ऐसे फैसले, अब हम कह सकते हैं अभी भुट्टो केस खुला है जिसमें। लेकिन बरेलवी साहब ये जो PTI की जो दरखास्त है कि आप ब्यूरोक्रेसी को ना इस्तेमाल करें, बरेलवी साहब ये इलेक्शन कमीशन का अपना मैंडेट और इख्तियार होगा ना कि वो जिसको चाहें वो चाहें DROs और ROs की जिम्मेदारियां दें और वो जिसको चाहें ये फराइज सौंप दें। ये तो उनका अपना इख्तियार है, इस पर कोई एतराज कर सकता है? हाई कोर्ट कैसे करेगा? वही हाई कोर्ट, मैंने कहा ना, लाहौर हाई कोर्ट ये करेगा, फिर हाई कोर्ट और करेगा। और इससे पहले मैंने जैसे आपने कहा कि आप क्या, चूंकि कोर्टें लिसानी बुनियाद पर तकसीम हो गई हैं, अब तो जज फैसलों में बोलते थे, अब बाकायदा बयानों और खतों और सुर्खियों में बोल रहे हैं। इन्हें कोई कुछ कह नहीं रहा, इल्जाम लगा रहे शहबाज शरीफ साहब पे जनाब ये PTI जो है वो इंतखाबात मुलतवी करना चाहती है। भाई तहरीक इंसाफ तो जो तहरीक इंसाफ का मौके में हाई कोर्ट ने कैसे एक्सेप्ट कर दिया, और तहरीक इंसाफ की मुलतवी कराएगी। सबसे ज्यादा तो वही इंतखाबात कराना चाहते हैं, जोर उनका इंतखाबात ही पर है। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रिटर्निंग अफसर पर इसलिए किया कि पंजाब में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जानिबदार गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट है जिसने 10 साल लोगों को जेलों में रखा हुआ है। मोहसिन नकवी की जो वजीर आला की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस बुनियाद पे कहा है कि इनके नाम रखकर रिटर्निंग अफसर हमें मंजूर नहीं है। तो ये जो एक इस वक्त अदलिया जो खिलवाड़ कर रही है इलेक्शन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, खुद आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गरेबां हैं, इससे पूरी सियासत ही अब लगता है अदालतों में होगी, वही फैसले करेंगे। तो लपेट देना तमाम सियासी पार्टियों को, फिर खत्म कर दें ऑर्डर के जरिए, इस पर आप करवाते रहे इदारों से तो काम। जी ठीक है हाफिज हुसैन अहमद साहब, ये PTI का ये एतराज़ कि आप ब्यूरोक्रेसी को ना इस्तेमाल करें, तो फिर ब्यूरोक्रेसी से हट के जो दीगर सरकारी अफसरान होंगे, क्या वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, बेहतर मुनज़्ज़म तरीके से वो इलेक्शन का इनेकाद करवा सकते हैं? देखिए, ये तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इंतखाबात में अगर किसी की जीत होती है तो वो उसे सही करार देता है, और अगर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो वो इतराज़ करते हैं। माजी में एक दौर ऐसा भी था कि अदलिया से जो है वो लिए जाते रहे, तब भी इतराज़ात होते रहे। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उन तमाम तर शुकूक व शुबहात हैं, चाहे वो अवाम में है या जिस तरह है, उनको ख़त्म किया जाए। और उस हवाले से मैंने चंद दिन पहले भी एक तजवीज़ दी थी कि भाई इन मामलात के हवाले से
जब इलेक्शन कमीशन जो है तमाम सियासी जमातों को इनफरादी तौर पर बुला रही थी, तो मैंने कहा सबको आप बुला लें, जो भी रजिस्टर्ड हैं आपके पास उनसे बुला कर तय कर लें मामलात को। तो इस अंदाज में मैं समझता हूँ कि अब ये जो नामालूम अफराद हैं जो जिसका आपने जिक्र किया 17 हैं, कितने हमें तो इल्म नहीं है, तो शायद किसी को भी इल्म ना हो, इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई जमात गई है तो यकीनन उसने दरवाज़ा खटखटाया। अब अदलिया का काम था कि वो इन तमाम चीज़ों को बगौर देखती कि इस वक्त हालात क्या हैं और क्या इसके बारे में फैसला दिया जा सकता। फैसले के आने के बाद तो उस पर राय दी जा सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह मोहतरम मेरे साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं साथ ही, उन्होंने तो कहा कि अब पेशावर हाई कोर्ट या कोयटा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई और फैसला आ जाए, तो बदकिस्मती ये है कि हमारे सारे मामला चाहे सियासी हो, चाहे आईनी हो, चाहे कानूनी हो, चाहे इलेक्शन के हवाले से हो, चाहे RO-DROs के हवाले से हो, ये सारे के सारे फैसले वो इदारे नहीं कर सकते हैं या हम खुद नहीं कर सकते, बल्कि हमें अदालतों का सहारा लेना पड़ता है, और इसी तरह ये मामलात जो है वो तवील से तवील तर होते जाते हैं। तो हाफिज साहब, ये जो लोग अभी जिनको आप नामालूम कह रहे हैं, ये हमारे लिए आपके लिए नामालूम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए तो ये मालूम है। जब उन्होंने वहाँ पर एक पिटीशन फाइल की है तो अपनी आइडेंटिटी भी शो की होगी, अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, वो सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास होगा। उन्हें तो ये इल्म होगा कि ये कौन लोग हैं जो कि ये चाह रहे हैं इस वक्त के इलेक्शन ना हो, इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, जब तो उन्होंने समात के लिए उसको मुकर्रर किया ना। आप ये देखिए, हमें पता है वो कौन लोग हैं। बरेलवी साहब मैं आ रहा हूँ जरा, हाफिज, अच्छा हाफिज साहब से, कौन लोग हैं बरेलवी साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, जरा हाफिज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ दें, फिर मैं आपकी तरफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैसे ले रहा है ये मातहत अदालत? जी जी, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। बरेलवी साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ जरा। जी बिल्कुल जी हाफिज साहब, तो ये इलेक्शन कमीशन ने फिर किस तरह से ये इसको एक्सेप्ट कर लिया समात के लिए भी, और फिर ये इन 17 लोगों की आइडेंटिटी भी अभी तक नहीं कोई सामने लाई गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए मैं तो मशकूर हूँ, मेरा जवाब तो उन्होंने दे दिया था आपको। तो ये उनका भी किसी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करना या किसी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देना या लेना, अब 17 के बजाय 27 आदमी या 700 आदमी या 1700 आदमी जाकर दरख्वास्त दे दें कि जनाब इलेक्शन नहीं होने चाहिए और यहाँ पर फिल्म निज़ाम आना चाहिए, और उस दरख्वास्तों को फिर क्या लिया जाता है। ये तमाम चीज़ें ऐसे हैं जिन पे हैरत भी होती है और पता भी नहीं चलता कि क्या सूरत हाल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अगर इस किस्म की दरख्वास्तें वो दे रहे थे तो उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब ये है कि उस पर वो कुछ गौर भी करना चाहते हैं। जब गौर होगा तो जाहिर है कि उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। इसलिए शुरू से लेकर आज तक बदकिस्मती ये रही है कि इदारों के हवाले से जो है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हर एक के रहे हैं और अभी तक बाकी हैं। ठीक है बरेलवी साहब, ये तो ज़ाहिर पाकिस्तान में हर इलेक्शन में होता है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात ये साथ साथ चलते रहते हैं, इलेक्शन डे आ जाता है। अभी जो सियासी जमातों की इंटेंशन और उनकी जो तैयारी और आगे जो एक आगे नंबर गेम आपको लग रहा है, वो इस वक्त हवाओं का रुख आपको किस तरफ लग रहा है? हम एक तरफ देख रहे हैं कि बड़ी सीट एडजस्टमेंट्स भी होने जा रही हैं, बहुत सारी सियासी जमातें एक लाइक माइंडेड तरीके से एक साथ होकर चलना चाह रही हैं, और एक दो जमातें ऐसी जो इस वक्त बिल्कुल आइसोलेशन में नज़र आ रही हैं। तो आगे एक मंजरनामा आपको क्लियर नज़र आ रहा है एक मखलूत हुकूमत के तौर पर? देखिए, मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वक्त का। वजह यह है कि इंतखाबी शेड्यूल अब ऐलान होने जा रहा है। 2 दिन बाद 17 तारीख को होना था, उससे एक हफ्ते पहले जब आप मतलब बेशुमार ज़हनी मरीज घूम रहे हैं, बेशुमार वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग घूम रहे हैं, जो चला जाएगा एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपने कोई जंगल का कानून है। लाहौर हाई कोर्ट के जज को पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है फैसला दे चुका है वादा तौर पर इलेक्शन डेट तब्दील नहीं होगी। तो अगर आप एक हफ्ते पहले ये 17 दरख्वास्तें इलेक्शन के खिलाफ कबूल कर लेंगे, आपको राइट किसने दिया है? आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है इलेक्शन कमिश्नर ने, ये तो इलेक्शन कमीशन ने। इसी तरह आप ये वाली बात कि भाई आपने फैसला करा, आपने RO का किसके लाहौर हाई कोर्ट के कहने मुअत्तल कर दिया। भाई ये तो आप कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए था, कहती है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है,
आजकल भी हमारी ये हमारे लेकिन अब बरेलवी साहब चूंकि फैसला आ गया और जब फैसला आ जाता है अदालत से, फिर ज़ाहिर फैसले के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है, या तो उस फैसले को कोई चैलेंज करे जाकर। अब इन फैसलों के साथ ही सियासी जमातों को आगे चलना है, कुछ को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, कुछ को एतराज़ात होंगे। सुप्रीम कोर्ट में चला जाए लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट कैसे फैसले देगा एक जज? ये भी तो पूछिए ना मुझे। आप कल से हाई कोर्ट का जज कोई और फैसला दे देगा, कोई भावलपुर हाई कोर्ट का दे देगा। ये पूरा एक मजाक हो रहा है, प्लानिंग के तहत हो रहा है। जो गेम प्लानर ये कर रहे हैं, हमें इल्म है कौन गेम प्लानर इलेक्शन की को एक इब्हाम के में डाल रहे हैं। इतना बेवकूफ ना समझे, हम लोगों की जन्नत में नहीं, है। अब ये जिसको आप प्लानिंग कह रहे हैं या गेम प्लानर जो है, वो फिर इसका बेनिफिशियरी कौन है? फायदा इसको किसको पहुंचने जा रहा है, या कौन कौन सी ऐसी जमातें हैं जो फिर इसमें बेनिफिशियरी के तौर पर सामने नहीं चाहती कि यहाँ साफ शफाफ वो जो विक्टिमाइज कर रही है एक जमात को और बाहर इनको लेके आइए बाहर से 21 अक्टूबर को, उनके लिए राह हमवार हो रही है, बरी कर रहे हैं उन्हें केसों में। और क्या कर पूछना चाहते हैं आप? लेकिन बरेलवी साहब वो उनके साथ फिर जो बाकी सियासी जमातें जाकर मिल रही हैं, जिस तरह से MQM ने उनसे हाथ मिलाया, जिस तरह हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की पार्टी की भी मुलाकात हुई, मौलाना साहब की JUI की, फिर जिस तरह चौधरी शुजात साहब से इतने अरसे बाद मुलाकात हो गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग उसमें शामिल हो गए, तो ये फिर बाकी सियासी जमातें भी तो मिल रही हैं। तो वो चूँकि हवा उनकी तरफ है, तो इसलिए तमाम सियासी जमातें उस तरफ रुख कर रही हैं। देखिए जो हो रहा है वो सबको मंजरनामा नजर आ रहा है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चीख पड़े, अब तो बिलावल साहब चीख रहे हैं ना कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। इसकी तरफ इशारा, किस तरह वो खिताब फरमा रहे हैं कि आप चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने पर पछताएंगे, किसको कह रहे हैं बताइए ना आप किताब से पूछ लीजिए। बिलावल भुट्टो पे सियासी तौर पर नाबालिग तो नहीं है, वो एक मैच्योर पॉलिटिकल सियासतदान है और एक बयान दे रहे हैं कि जनाब चौथी बार वज़ीर आज़म को बनाने वाले पछताएंगे। किसे कह रहे हैं? कौन पछताएगा? अवाम या कौन? सही। तो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, ये अब जो बिलावल साहब के लिए जो चौथी बार वज़ीर आज़म काबिल कबूल नहीं है, आपके और आपकी जमात के लिए कबूल है? आप एग्री करते हैं मियाँ साहब अगर चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और हुकूमत साजी में अगर उनका सबसे ज़्यादा किरदार होता है, तो आप हिस्सा होंगे ऐसी हुकूमत का? देखिए, पहले तरम ने जो फरमाया कि जमीयत उलमा इस्लाम, आपने भी कहा कि वो हाथ मिला रहे हैं। अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून भी थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी थी, और उसमें मेंगल साहब की भी पार्टी BNP भी थी, तमाम थे और हम इकट्ठे थे। और एक PDM बनी, उसमें पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया जरदारी साहब ने, और उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान थे। तो ये तो नहीं है कि 21 अक्टूबर के बाद हम जाकर पहली बार मिले हैं। हम एक तहरीक चला रहे थे, और तहरीक इंसाफ के हवाले से जो हमारे मौक़िफ़ था कि वो इसे सही समझे या गलत समझे, लेकिन हमने जो इकट्ठे तहरीक चलाई थी, तो मुलाकात के ज़रिए ये नहीं कहा जा सकता कि भाई फिलां पार्टी के साथ मिल गई है। जमीयत उलमा इस्लाम अपने सतह पर इलेक्शन लड़ेगी, अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेगी, अपने प्रोग्राम के तहत इलेक्शन लड़ेगी। अलबत्ता सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हमारा ये फैसला है कि हम PDM में शामिल जमातों को तरजीह देंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर वोट कहीं ज़ाया ना हो जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे इस आपके सवाल का कि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी कभी इस हवाले से ये कोशिश की होगी कि भाई किसको वज़ीर आज़म बनाया जाए, अगर मेरे कहने पर या जैद बकर के कहने पर जो है वो वज़ीर आज़म बन जाता है, चौथी बार हो, पांचवी बार हो, पहली बार हो, तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से समझता हूँ कि पहले जो हमारे यहाँ होता था वो लिखा जाता था कि जनाब MNA की जो पोस्टर होती थी उसमें लिखते थे इंशाअल्लाह MNA और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़ला, इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म, लेकिन अब वो इंशाअल्लाह भी नहीं रहा और माशाअल्लाह भी नहीं लिखते हैं कि नज़र बद। अगर कहने से ही कोई बन जाता है वज़ीर आज़म, तो फिर ये DROs का और AROs का और ये अरबों रुपए का खर्चा वोट डालने का, इसकी क्या ज़रूरत है कैंपेन करने में
खरबों रुपए खर्च होंगे तमाम, अगर आप जमा करेंगे इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के अखराजात को, तो फिर वैसे बना दें। तो मैं समझता हूँ कि उस प्रोसेस के आने के बाद, वोट डलने के बाद, अक्सरियत हासिल करने के बाद, एक जमात हासिल करती है, 2 करती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, उसके बाद कहीं फैसला होगा कि कौन वजीर आजम होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। लेकिन अगर आज हम कह दें कि जिन्हें फिलहाल वजीर आजम है, तो फिर इलेक्शन नहीं हुआ। फिर अगर सिलेक्शन है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर मेरे हाथ में हो मेरी पार्टी का, तो मैं अपनी बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज हुसैन अहमद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा, मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और SIFC के क़याम के बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स खासे मुस्तहकम हुए, एक पॉजिटिविटी नज़र आई, जिसके बाद स्टॉक मार्केट भी हमें ऑल टाइम राइज पर नज़र आई। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है और अब तक जो मुआहदे हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, और जब ये तमाम मुकम्मल हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर और अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल हो जाएगी। रिसेंटली अभी हमने देखा सऊदी ऑयल कंपनी आरामको है, जिसने पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि पाकिस्तान की रिटेल मार्केट में अब उसने बाकायदा तौर पर कदम भी रख दिया है। तो इस तरह अगर दीगर गैर मुल्की कंपनीज़ पाकिस्तान में आएंगी तो ना सिर्फ उससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे, बल्कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी ऊपर जाने में मदद मिलेगी। तो ये आने वाले अगले 3-4 माह में मज़ीद किस तरह के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और कितनी मज़ीद इन्वेस्टमेंट अभी पाकिस्तान को दरकार होगी, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब हैं, साबिक़ मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि आरामको पाकिस्तान आ रही है, इसी तरह और बैनुल-अक़वामी कंपनीज जब पाकिस्तान आएंगी और बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगी, तो ये SIFC के थ्रू जो ये पूरा काम हो रहा है, ये अगले 6 से 8 माह में या 1 साल बाद पाकिस्तान को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के एतबार से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, बात यह है कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो कि IMF के प्रोग्राम की वजह से आई है, और फिर कुछ मेजर्स जो हमने स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी-डॉलराइजेशन पे लिए हैं, इससे रुपए में भी एक इस्तेहकाम आया है, यानी कि जो जायरेशंस हो रही थी वो कम हो गई हैं। आपने साथ साथ ये भी देखा कि पाकिस्तान के थोड़े से जो इस दफ़ा की टैक्स कलेक्शन है वो बेहतर हुई और IMF का रिव्यू हो गया। ये अच्छे संगे मील हैं, जिससे इन फैक्ट ये बात थोड़ी सी अयां हो जाती है कि इनिशियल स्टेबिलिटी के साइंस हैं। इसी की वजह से SIFC में काम शुरू हुआ कि आपने पहले थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी क्रिएट की और फिर आपने ये दुनिया को कहा और सिग्नल करना शुरू किया कि वी वांट पाकिस्तान टू नॉट ओनली गेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि हम मल्टीलैटरल से, बायलैटरल से, दोस्त ममालिक से, मल्टीलैटरल्स से प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम लोन्स और फ्लड मनीज़ लेते हैं, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री लगे। तो इसमें सबसे जो संगे मील था वो आई थिंक था जब बैरिक गोल्ड की इन्वेस्टमेंट रेकोडिक में आई, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, एक इंटरनेशनल मैसेज गया कि पाकिस्तान इज़ सीरियस अबाउट इट। फिर हमने अभी रेकोडिक का ही एक सेकंड फेज़ जो है, जिसमें हमारे पास 50% हिस्से हैं उसके, 25 बलूचिस्तान के पास और 25 फेडरल गवर्नमेंट के पास, उनकी एक एवैल्यूएशन कराई है और शायद सऊदी अरेबिया उसमें भी इंटरेस्टेड है। फिर हमने इसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स 28 के करीब पिच करना शुरू किए हैं कि आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। पर मुझे खुशी इस बात की है कि प्राइवेट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसका कुछ आगाज़ पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट की बेहतरी के बाद हुआ। स्टॉक मार्केट की बेहतरी भी दुनिया को यही सिग्नल करती है कि डोमेस्टिक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड है, चाहे वो 3-3.5 लाख ही है पाकिस्तान में इन द स्टॉक मार्केट टू इन्वेस्ट। सो गो के साथ मुआहिदा हुआ। गो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिटेलर है, उसका एक बड़ा फुटप्रिंट है पेट्रोलियम सेक्टर में। गो के साथ मुआहिदा हुआ, जो आपने अरामको का जिक्र किया, ये मुआहिदा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज़ अरामको's फर्स्ट एंट्री इनटू पाकिस्तान। अरामको इज़ द नंबर 1 पेट्रोलियम कंपनी इन द वर्ल्ड। 2.5 ट्रिलियन की उसकी इस वक्त वर्थ है, $2.5 ट्रिलियन की। दूसरा आपने जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूँ। आज ही टेलीनॉर का टेक ओवर की बिड जो है वो इनिशियल जो ऑफर है वो डाली है 108 अरब रुपए की इत्तिसालात ने थ्रू PTCL। आपको मालूम है कि PTCL जॉइंटली ओन्ड है बाय दी
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बाय एतिसलात। तो एतिसलात की ये बिड थ्रू PTCL आई है। दो इससे कंसोलिडेशन होगी। कंसोलिडेशन कई दफ़ा कंपटीशन को कम भी करती है, ये बात मैं मान सकता हूँ, बट कंसोलिडेशन समटाइम्स क्रिएट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज वेल। सो टेलीकॉम सेक्टर में एक कंसोलिडेशन होगी, एक नई इन्वेस्टमेंट आएगी और एतिसलात का फुटप्रिंट पाकिस्तान में अगेन बढ़ना चाहिए। सो ये दो बिजनेस टू बिजनेस डील्स हैं, मैं इनको बहुत अच्छा समझता हूँ। ठीक है, हमने अच्छा खान साहब, ये जाहिर है कि ये अमल तो 2024 में मुकम्मल होगा एतिसलात और PTCL वाला, तो उसके बाद PTCL क्या मुल्क का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन जाएगा? तो ये ख़ुद पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर मौजूद होना? तो देखिए, दुनिया जो है वो सबसे ज़्यादा अब मांग ये रही है कि हमारे हर बच्चे के हाथ में एक कंप्यूटर हो, और उस कंप्यूटर का नाम आजकल तो मोबाइल फ़ोन है जो कि हर बच्चा एक्सेस कर सके। हमने इसके साथ साथ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ज़रूर ठीक करनी है पाकिस्तान की। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हम रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, अब मेरा मतलब ये है कि 5G का इजरा भी करना है। अभी गवर्नमेंट ने उस पर काम शुरू किया है और मैं देखना चाहूँगा कि अगले आने वाले 3 से 6 माह में हम 5G की जो बैंड विड्थ है वो पाकिस्तान में ला रहे हों, ताकि पाकिस्तान में मोबाइल डेंसिटी बढ़े। और मोबाइल डेंसिटी से मेरा मतलब है कि हर बच्चा गूगल पर जाकर देख सके, हर बच्चा AI समझ सके, हर बच्चा डेटा साइंटिस्ट बनना चाहे, बिकॉज AI इज़ द फ्यूचर। मैंने कल एक नया लफ्ज़ सीखा ऑन अ लाइटर नोट में आपसे शेयर करूं। मैं एक US के फंड मैनेजर से बात कर रहा था, तो उसने कहा मुझे कि AIफिकेशन हो रही है अमेरिका की। अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि AIफिकेशन जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पाकिस्तान का हर बच्चा, जो 23 साल हमारी मीडियन एज है, 65-70 लोग यंगर हैं पाकिस्तान में, अंग्रेज़ी समझते हैं, उसके हाथ में जाए। सो मोबाइल डेंसिटी को बढ़ाना और साथ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो गवर्नमेंट का काम है करना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो खान साहब, ये थोड़ा सा ज़रा लोकल लेवल पर अगर हम बात करें, इंटरेस्ट रेट को अभी यहीं पर 22% पर ये मुस्तहकम रखा गया, और उम्मीद की जा रही थी कि ये इस वक्त जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो शायद उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा कम किया जाएगा और उसका फ़ायदा फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी होता और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी पर भी इसके बेहतर असरात मुरतब होते। तो यहाँ अभी भी क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हुए थोड़ा सा मोहतात है या थोड़ा डर रही है कि मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ ट्रांसफ़र किया जाए? अरबाब, मैं उस कैंप में फॉल करता हूँ जो बिलीव करते हैं कि इन्फ्लेशन के जो इम्पॉर्टेंट जुज़ हैं उनमें से एक जुज़ यह है कि इन्फ्लेशन एक मॉनेटरी फिनोमेना है और डिमांड को कम रखना ज़रूरी है पाकिस्तान में। ना सिर्फ इससे इन्फ्लेशन कम होगी, ये याद रखिए कि ये भी होगा कि आपकी अगर रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है तो उसमें एक बड़ा हाथ इंटरेस्ट रेट का इस तरह से है कि रुपए में लोग सेव करना चाहते हैं, उनको बैंक से 20-21% मिल रहा है, इसलिए अभी इंपोर्ट कम है क्योंकि डिमांड भी कम है। सो अगर इन दोनों चीज़ों को मैं देखूं, अगर रुपए की कदर कमज़ोर हो जाती तो आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती। इसके साथ साथ अभी डिमांड को हमें सप्रेस्ड ही रखना है ताकि करंट अकाउंट को भी संभाले रखें, ताकि जो इनिशियल मैक्रो स्टेबिलिटी है वो कायम रहे। सो येस, फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे तो रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है। आज ऐसा नहीं है, 29% मुल्क में इन्फ्लेशन है और पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है वो 22% है। 21.5% इस कोर इन्फ्लेशन, जिसमें मैं ये एनर्जी और फूड को अगर निकाल भी दूं तो इन्फ्लेशन इस वक्त भी हाइटेंड है। दो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कम होना शुरू हो गई है इकोनॉमिक एजेंट्स में, और हम समझते हैं कि आने वाले 3 से 6 माह में ये टेपर कर जाएगी। मेरा ख्याल है कि 2-3 माह और दीजिए तो ये भी संभल जाएगा। इसके साथ साथ फिस्कल का खसारा संभालना हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि इसको संभालने के लिए एक्सटर्नल को, आपने जिस बात से शुरू किया था, $25 अरब हमें चाहिए। इसमें से काफ़ी रकम, $10-12 अरब के रोल ओवर्स हमने अरेंज कर लिए हैं, $4-5 अरब हमने अरेंज कर लिया है, $1-1.5 अरब का रोल ओवर रह गया है, और $5 अरब तकरीबन और हमने मल्टीलैटरल्स और बाकी लोगों से लेने हैं। वो लेकर हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर 9-10, 9-9.25 अरब, 10 नहीं मुझे कहना चाहिए,
पे ले जाना चाहते हैं, इस तरह ये प्ले आउट करेगा। बट अभी भी अनसर्टनिटीज़ बाकी हैं मुल्क में, इन्फ्लेशन फ्रंट पे भी, एक्सटर्नल पे भी। याद रखिए कि एक और हमारा फाइनेंशियल अकाउंट होता है जिसमें ये रकूम जो बाहर से आती हैं वो वहाँ दिखाई देती हैं। स्टेट बैंक ने खुद मेंशन किया और मैं बड़ा उस पर थोड़ा सा मुझे तशवीश है कि वो अभी नेगेटिव है, इट इज़ नॉट टर्न्ड पॉजिटिव बिकॉज 2-3 माह में इनफ्लो स्लो रहे हैं। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट अब काम करेगी। $700 मिलियन जब जनवरी में IMF के आ जाएंगे तो बाकी रकूम भी बिल्ड होंगी। सो लेट्स कीप द शिप टाइट से मेरा मतलब है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, अ टाइट फिस्कल पॉलिसी and a tight policy of getting external monies in. I think ये 3-4 माह ऐसे हैं, फिर कुछ ईजिंग की तरफ जा सकता है। ठीक है खाकान साहब, बस ब्रीफली आखिर में बता दीजिएगा कि पाकिस्तान को अगले 1 साल में जो पेमेंट्स करनी है इस SIFC के थ्रू, तो हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो पाकिस्तान अपनी पेमेंट्स का बंदोबस्त फिर कहाँ से करेगा और इस वक्त ऑन ट्रैक है पाकिस्तान उन पेमेंट्स की तरफ के जो भी हैं पेमेंट्स 1 साल की, वो पाकिस्तान इस वक्त अदा करने के काबिल रहेगा? Arbab, I fall in the camp where I think Pakistan's debt is sustainable. Pakistan is not a case for restructuring of डेट। वो एक बहुत तकलीफ अमर होता है लोगों के लिए, लोग समझे बगैर ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कुछ डेट की रीप्रोफाइलिंग होने वाली है, कभी प्रोग्राम रख लेंगे, हम इस पर डिटेल में मैं समझा दूंगा कि वो क्या है। $25 अरब इस साल इंशाल्लाह अरेंज हो जाएंगे, जो कि IMF के अम्ब्रेला के अंदर कंफर्टेबली हो जाएंगे। अगले साल मालियाती साल की बात कर रहा हूँ जो 2025 होगा, सिमिलर डिमांड्स होंगी और उस पर भी इसी तरह से हमें मूव करना है और लॉन्गर टेन्योर पे ले जाना है अपना जो शॉर्ट टर्म साल का डेट है, और इस पे हम कभी डिटेल में बात करेंगे। दिस ऑल इज आल्सो पॉसिबल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, हमारे माशियात हमारे साथ गुफ्तगू खाकान साहब की आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ROs और DROs की जो ट्रेनिंग शुरू की गई थी उसको अब रोक दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त के बाद ये अमल रोका गया। अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, सीनियर रहनुमा भी, उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दरखास्तों के जरिए इलेक्शन के अमल को रोकना चाहती है, इलेक्शन के अमल को सबूताज करना चाहती है। और उन्होंने कहा कि ये उनकी झूठी और दोगली पॉलिसी है कि वो मीडिया पर आकर कहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त हों, जल्द अज जल्द करवाए जाएं और फिर पीछे उनका अमल कुछ और है। जिस तरह साइफर के मामले में उन्होंने पूरी एक झूठी कैंपेन चलाई, उसी तरह गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की तरह इस कैंपेन को भी अब वो आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश उनकी है कि इलेक्शन के अमल को ना होने दिया जाए। क्या वाकई ये इलेक्शन को रोकने की कोशिश है? इन दरखास्तों के बाद इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब ट्रेनिंग को रोक चुका है, तो अब यह अमल इलेक्शन के अमल को कितना मुतासर कर सकता है? ब्यूरोक्रेसी के जरिए ये इलेक्शन ना करवाए जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त में कितना दम है, कितनी हकीकत पर मबनी दरखास्त है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। कमर चीमा साहब सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये तो एक ज़ाहिर सियासी बयानिया बन रहा है कि एक जमात दूसरी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो इलेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस दरखास्त के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई रुकावट खड़ी कर रही है इलेक्शन के अमल में? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पॉलिसी ये होती है प्रीएम्प्ट करने की, और वो ये है कि आप पहले ही कुछ हालात ऐसे पैदा कर दो कि आप अवाम को, पब्लिक को, मीडिया के जरिए स्टेक होल्डर्स को ये पैगाम देना शुरू कर दो कि जनाब जो सिचुएशन है वो हमारी फेवर में नहीं है। सो मैं समझता हूँ ये जो पिटीशंस हैं ये भी इसीलिए हैं। देखिए, आपने अगर अपनी एग्जेक्टिव से काम नहीं लेना, पुलिस से काम नहीं लेना, सिविल ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं लेना, फौज से काम नहीं लेना, तो किससे काम, ये किसने करवाना है? ये आप 70-75 साल में आधा टाइम चलो आपके मुल्क में डिक्टेटरशिप रही, आधा टाइम ये हम सिविलियन गवर्नमेंट्स रही, हमने ऐसा निज़ाम ही नहीं रखा, ऐसे अदारे मौजूद नहीं है कि वो इस मुल्क का निज़ाम चला सकते हैं और इलेक्शन करा सकते हैं। अब भारत की या अमेरिका की या किसी और मुल्क की फौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी तो नहीं हमने लेके आनी। यही जो लोग हमारे पास हैं, जो पाकिस्तान के इंतहाई मंजे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, पाकिस्तान की इंतहाई कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस है। आप वो रिक्रूटिंग प्रोसेस तो चेक करें कि किस तरह PCS से और CSS से जो लोग आते हैं कितना ये कॉम्पिटेंट लोग होते हैं। सो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट और पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए एक अनार्की या एक सोशल अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में है, मुकदमे भुगत रहे हैं।
तो मौका ये है कि आप इस तरह की पिटीशन दायर कर दो, आप पहले इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल कर दो, आप ब्यूरोक्रेसी को अंडर प्रेशर कर लो। आपका कि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ 2018 से पहले अपोजिशन में हुआ करते थे तो वो सारा टाइम कभी किसी आईजी को धमकी, किसी चीफ सेक्रेटरी को धमकी, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें जेलों में डाल दूंगा। मेरा ख्याल है ये तरीकाकार सही नहीं है। हमारे सियासतदानों ने, हमारी पॉलिटिकल क्लास ने ही इस ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को और फौज को सपोर्ट करना होता है, तब जाके अवाम का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अवाम जो है वो दिन ब दिन जब सियासतदान खुले आम सरेआम ये कहें जी कि ये तो हमारे पुलिस वाले बिके हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है, अदारे ठीक नहीं है, तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? और जब ये खुद हुकूमत में आते हैं तो उस वक्त आके फिर ये कहते हैं जी कि ये हमारे घर की बांदी बन जाएं और ये वो करें जो हम इन्हें कहते हैं। जब अपोजिशन में जाते हैं तो कहते हैं कि जनाब ये अब चोर हैं, ये अब ठीक नहीं है, इनकी दूसरी तरफ जो है वो झुकाव है। मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल क्लास को मैच्योरिटी का सामना करना है। ये साथ हमारे भारत है, इलेक्शन होते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा कि जी इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क नहीं करता। हमारी तारीख में कभी कोई ऐसा इलेक्शन नहीं आया जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। कभी कोई लाडला बन जाता है, कभी कोई सिलेक्टेड बन जाता है। ये सियासतदानों ने ही, और ये जो आगे हमारी यूथ है, जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में, उन्होंने ये माहौल को बनाना है। और ये जो पिटीशनिंग है, और इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि मजीद एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जा रही है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, उनको अंडर प्रेशर करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को और टॉप जुडिशरी को इस हवाले से इस माहौल को जो बनाना है जिसमें ये तासुर ना जाए। अदरवाइज ये जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं 5 साल के लिए इलेक्शन होने हैं, वरना उसके ऊपर भी कोई ऐसी ठाप लग जाएगी जिसमें हमारे लोग बिल्कुल। कमर साहब, ये हमने जो गुज़िश्ता इलेक्शंस देखे हैं, 2018 के हम इलेक्शन की बात करें, 13 की हो, वो उससे पहले 8 का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन के बाद एक धांधली का शोर तो मचता है। जो जमात दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है वो पहले नंबर पर आने वाली जमात को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। लेकिन इस बार ये 2023 और 24 में मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इलेक्शनों पहले ही इलेक्शन के अमल को सबूताज करने की और उस पर सवालिया निशानात खड़े करने की कोशिश हो रही है। तो ये तो इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ होने जा रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इलेक्शन हुए नहीं है, शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ, कैंडिडेट्स अभी फाइनल नहीं हुए, टिकट्स अभी अलॉट नहीं हुई, लोगों कैंडिडेट्स का पता कोई नहीं है। अभी तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन को जो है वो कुछ पैसे जारी किए गए हैं और हमने पहले ही सारे प्रोसेस को वो कंट्रोवर्शियल कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये एक इंतहाई ये पॉलिटिकल क्लास का बिहेवियर है ना जी। ये हमने ट्रेनिंग की हुई है अपने लोगों की, ये हमने अब जारी बात है, वुकला जो है ये उनकी जिम्मेदारी है, ये वुकला की जिम्मेदारी है। वुकला एक प्रॉपर अदारा है, वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिशियंस को, वो रिप्रेजेंट करते हैं सिविल सोसाइटी को। उनका भी काम उतना ही है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक इस तरह का एनवायरनमेंट जनरेट करें जिससे पाकिस्तान के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान के अदारों पे ट्रस्ट आए। अब हम कब तक गुत्थम गुत्था होते रहेंगे, लड़ते रहेंगे? दुनिया के बाकी ममालिक तरक्की कर रहे हैं, खित्ता तरक्की कर रहा है और हमारे इंटरनल डिफरेंसेस ही नहीं जा रहे। और मजे की बात यह है कि जब ये हुकूमत में बैठते हैं, जब ये पावर में होते हैं, तो तब ये इलेक्शन कमीशन को भी मजबूत नहीं करते, उसको प्रॉपर एम्पावर नहीं करते। वो डिपेंड करता है पैसों के लिए हुकूमत के ऊपर। उस वक्त कुछ नहीं करते। जब इनको समझ आ रही होती है कि किसी इलेक्शन में हम कोई इलेक्शन हार रहे हैं या हमारा एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में खड़े हुए हैं, तो उस वक्त ये सारा जो है वो शोर और गुलगुला शुरू हो जाता है। मैं समझता हूं कि अच्छा, कौन सा आप कह रहे हैं कि बुकला आकर अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें, तो इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो जो उनका एक लीगल जो उनका एक एक्चुअल पॉलिटिकल फेस था वो तो इस वक्त बिल्कुल साइड लाइन है। अभी तो उसको उस पार्टी को चलाई तमाम वकला रहे हैं। आप देखें मंजर पर बैरिस्टर गौहर अली साहब हैं, अली जफर साहब हैं और दूसरे तमाम वकील, इस वक्त शोएब शाहीन साहब हैं जो कि इस वक्त आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते हैं। तो ये इन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आने वाले हालात फिर मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं। देखें, आपने जिन वकला के नाम लिए हैं, मैं समझता हूँ ये सारे बड़े मोतबर लोग हैं। इन्होंने बाहर की पॉलिटिक्स भी की है, ये जनरली भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हर एक स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में अपना किरदार अदा करना।
और मैं समझता हूं कि अगर वो अवाम के अंदर हैं, आप के साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको अगर प्रॉपर कहीं पे इज्तिमा करने की इजाजत नहीं है, आप अपने मीन्स ढूंढें, आप रास्ते ढूंढें। अगर आपको कहीं नहीं है तो आप अदालत का जरूर दरवाजा खटखटाएं, लेकिन सारे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल कर देना, सारे निजाम को कह देना जी कि हाईजैक हो गया है, और पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेसी। आप देखिए पुलिस जो है, हमारी पुलिस दहशतगर्दों से भी लड़ती है, हमारी पुलिस अदालतों में भी है, हमारी पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में भी मेंटेन, वो किधर किधर जाए, वो फोनों पे जो है वो सियासतदानों के गुस्से भी बर्दाश्त करते हैं। वो उन बेचारों को, हमने अपने इदारों को ग्रो ही नहीं करने दिया जी। हम उनको समझते हैं कि ये जो कानून है ये हमारे, जिसे कहते हैं ना, पाँव के नीचे होना चाहिए। हम उसको, जो उसकी ताजीम है, जो उसकी तकरीम है, जो उसका मुकाम है, हम कानून को और अपने इदारों को और अपने लोगों को वो देने को तैयार ही नहीं है। तो जब हम ही नहीं देंगे, हम क्या मैसेजिंग कर रहे हैं? सो वकला की तो जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा, और जैसे आपने कहा कि उनका एक पॉलिटिकल फेस अब डेवलप हो गया है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर 9 मई के बाद डिफरेंट केसेस बन चुके हैं, तो यहाँ पे उनको मजीद मैच्योरिटी शो करनी है। देखिए पाकिस्तान के अंदर PMLN एंड पीपल्स पार्टी जो है, पुरानी सियासी जमातें हैं, PTI नई जमात है, इनको भी मैच्योरिटी शो करनी है। हम कब तक इन सियासी जमातों ये सीखते रहेंगे और अवाम इनके सीखने की सजा भुगतते रहेंगे? पहले PMLN और पीपल्स पार्टी ने 30-40 साल में सियासत सीखी है, उतनी देर में अवाम जो है वो उनको सियासत सिखाते रहे और हम नुकसान अवाम का हुआ है। एलीट तो आज भी ताकतवर है जी। अब ये नई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, इनको भी चाहिए कि ये अवाम के ऊपर तजर्बे जरूर करें, लेकिन हमें तरक्की भी करने दें, हमें आगे की तरफ भी जाने दें। ये नहीं है कि ये तजर्बे और अवाम के ऊपर करें, खुद इनकी तरक्कियां होती हैं, खुद इनके एसेट्स बढ़ते हैं, खुद ही एलीट का हिस्सा बन गए हैं, और अवाम के सर पे बलबोते के ऊपर निजाम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि ये चीज ज्यादा नहीं चल सकती। और तो कमर साहब, इसका मतलब कि जो गौर इस वक्त जो फोकस होना चाहिए सियासी जमात का, वो होना चाहिए पोलिंग डे का एक स्ट्रक्चर बनाने पर, एक सिस्टम बनाने पर। उस दिन पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, लोगों को घरों से निकालना होता है, खुद से तो कोई बाई चॉइस जाकर पाकिस्तान के इस कल्चर में वोट देता नहीं है, वो एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो अब ज़ाहिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का शायद वो तंजीमी स्ट्रक्चर बहुत हद तक डिस्टर्ब हुआ है। तो अब इस वजह से फिर ये इस तरह की पिटीशन दायर की जा रही हैं कि थोड़ी फेवरेबल हो जाए सिचुएशन, हालात थोड़े साजगार हो जाएँ। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सर, वो एक पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन होती हैं, और ये जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की पार्टी पिछले 25 साल से जो है वो सीख रही है चीज़ों को। तो ये प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन, इनका काम है नैरेटिव बनाएं, इनका काम ये है कि अवाम के पास जाएं, इनका काम ये है कि अपने कैंडिडेट्स को रेडी करें, इनका काम ये है कि अवाम के साथ राब्ता मुहिम सोशल मीडिया के जरिए करें। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं किया, अदालतों ने बैन नहीं किया, जो केसेस हैं वो केसेस लड़ें। यही होता है किसी मुल्क के अंदर। अगर आपने कोई ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, जो आपके ऊपर केसेस हैं, वो आप भुगतें, लेकिन साथ में आप अपने काम करते जाएं। लेकिन अगर आप ये समझे, और ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है, आपका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, आपकी पार्टी का नैरेटिव है, आप जो समझते हैं मुल्क के मफाद के लिए, जो अवाम के लिए आप करना चाहते हैं। अभी बैरिस्टर गोयर साहब आए हैं, उनका काम है कि वो हालात को बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले करें, वो अपना मैनिफेस्टो तैयार करें, वो बताएं कि उनका क्या बयानिया है, वो लोगों तक पहुंचे और बात करें, अपने कैंडिडेट्स तैयार करें। ये चीजें करने की जरूरत है, बजाय इसके कि अपना होमवर्क करना नहीं है और सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देना कि जनाब ये जो सिस्टम है ये तो करप्ट है, ये तो बिका है, ये तो कहीं और है। और जब आप जीत गए तो फिर क्या, आप क्या करेंगे भाई? अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुए। सो वेट फॉर द टाइम, और खुदारा निज़ाम को खराब ना करें। आप इसी निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, आपने यहीं से इसी निज़ाम के तहत 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है, 5 साल 4.5 साल मरकज में हुकूमत की है, अभी भी बड़ी पार्टी है, सेनेट में आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए निज़ाम को और ब्यूरोक्रेसी को और सिस्टम को मफलूज करने की कोशिश ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू साहब की नाज़रीन आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।